दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कल राजधानी के चुनावी नतीजे आए और राजधानी के विधानसभा के चुनावी नतीजों के बाद एक ऐसे राज्य में जहां दो अलग अलग गठबंधन के दो नेता बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर असुरक्षित। और असुरक्षित महसूस करने का कारण भी है क्योंकि दोनों नेता एक ही जमात से निकले, एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं और उनकी पार्टियों के सिरमौर भी वही दोनों हैं। दोनों के सामने जो अस्तित्व का संकट दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं उनके अपने सहयोगी दल जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, उनकी वजह से दिखाई दे रहा है। तो क्या ये दोनों फिर से अपनी राजनीतिक भूमिका को नए सिरे से तय करेंगे? बात बिहार की हो रही है। वो बिहार जो इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आंध्र प्रदेश के साथ एक राजनीतिक बैसाखी बना हुआ है, उसके टिकने की गारंटी बना हुआ है। और मोदी की गारंटी के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की गारंटी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी इन दोनों गारंटियों के लिए अपनी गारंटी लायक हैसियत को बनाए रखना भी है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल अपनी अपनी गारंटी वाली हैसियत को खत्म करना चाहेंगे? 12 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी बने हुए हैं नीतीश कुमार। और जब मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार 2004 में आई थी तो 24 सांसदों के साथ लालू यादव गारंटी बने हुए थे। लेकिन अपने दोनों राष्ट्रीय सहयोगी दलों की भूमिका को देखते हुए अब इन दलों के अंदर मंथन चालू हो गया है। बिहार में चुनावी साल है और 2025 में बिहार के अलावा अब तक कोई भी चुनाव होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि किसी भी बड़े राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 2025 में खत्म नहीं हो रहा है। बिहार पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है और बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाना चाहती है। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी तो नीतीश कुमार की सत्ता की कीमत पर, और कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक की कीमत पर। वोट बैंक और सत्ता दोनों सबको प्यारा होता है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता से कहीं ज्यादा वोट बैंक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के बूते तो 20 साल पहले सत्ता गंवाने के बावजूद अब तक आरजेडी का अस्तित्व बना हुआ है और अच्छे से बना हुआ है। वहीं नीतीश कुमार के लिए सत्ता बनी रहेगी तभी वोट बैंक भी बना रहेगा, यानी धारा बनी रहेगी तभी विचारधारा भी बनी रहेगी वाली स्थिति है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 284 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया, तो क्या उसकी अगली नजर 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार को जीतकर 543 में 324 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में अपना मुख्यमंत्री बिठाने की है? सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जो 99 पर जा चुकी है, 5 बड़े राज्य जो इस देश में है, जहां कम से कम 40 के आसपास या उससे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, उनमें कहीं कांग्रेस लीड पार्टनर नहीं है। तो क्या लीड पार्टनर बनने के लिए उसने महाराष्ट्र के साथ बिहार में भी अपनी राजनीतिक भूमिकाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया? यही वो सवाल है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता जाने के बाद बिहार की राजनीति में दोनों दलों के सामने खड़ा हो गया। लालू यादव और नीतीश कुमार ये दो नेता हैं बिहार में, और मोटे तौर पर 4 पार्टियां हैं। 2 पार्टियां इन दोनों नेताओं की, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की भी राष्ट्रीय जनता दल। और 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस या बीजेपी। इसके अलावा बिहार में मजबूती से जमी हुई पार्टियों में सिर्फ आप सीपीआई-एमएल को एक पार्टी के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, जिसका एक कुछ छोटे दायरे में प्रभाव है। लेकिन उसके अलावा चाहे जहां भी जाए, सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक कुनबा बचा है। हालांकि पारिवारिक कुनबे के दायरे में राजद को भी लाया जा सकता है, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी वो है, बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत वो है, लिहाजा सिर्फ परिवार की वजह से वो ताकत बची हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको उस रूप में आप देख नहीं सकते। अब सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हुआ है वो सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दिखता। चुनाव के भले ही नीतीश कुमार का नाम उसके पहले जपेगी, कल प्रधानमंत्री ने भी नीतीश कुमार के नाम का जिक्र किया, लेकिन नीतीश कुमार को भी बखूबी पता है
कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि उनके अपने जनता दल यूनाइटेड में भी एक भारतीय जनता पार्टी समर्थक खेमा करीब करीब तैयार हो गया है। यह बात बिल्कुल सही है कि वो खेमा अब तक विधायक दल में तैयार नहीं हुआ, बल्कि वो खेमा अब अभी तक सिर्फ संसदीय दल में तैयार हुआ है। तो आज जो संसदीय दल है, कल को हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल में भी तैयार हो जाए, क्योंकि इस बात की चर्चा बहुत गर्म है कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी से दोस्ताना रवैया रखने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनाव लड़े। ये कोशिश बीजेपी जेडीयू के कुछ नेताओं के माध्यम से ही करती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके आगे देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी का साथ वो छोड़ेगी तो वोट काटेगी। कांग्रेस पार्टी अगर पूरे बिहार में 243 सीटों पर लड़ने के लिए जाएगी तो यही होगा जो 2010 के चुनाव में हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने लायक सीटें भी नहीं मिली थी, वो 22 सीटों पर सिमट गई थी। रामविलास पासवान की पार्टी से गठबंधन के बावजूद 22 सीटों पर सिमटी थी। जेडीयू के साथ एक और दुविधा है। जेडीयू के साथ दुविधा यह है कि जेडीयू के कोर वोटर, चूंकि वो राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री नहीं चाहते, लिहाजा वो ये जानते समझते हुए भी कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी गलत कर सकती है चुनाव के बाद, उनके साथ शिंदे वाली हालत हो सकती है, नवीन पटनायक वाली हालत हो सकती है, ये जानते हुए भी वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ मूव नहीं कर सकती। वो राजद की तरफ तभी मूव कर सकती है जब उसको इस बात की गारंटी हो कि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार बने रहेंगे, यानी नीतीश कुमार उस गठबंधन में हो जैसे 2015 में थे, अन्यथा वो मूव नहीं कर सकता। तो जेडीयू को, बीजेपी के कोर वोटर जेडीयू वाली सीटों पर पूरी तरह से जेडीयू को वोट नहीं देते। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स या मैक्सिमम जो बीजेपी का वोट है उसकी गिनती करें तो तकरीबन वो 17-18% होता है। 17-18% ये वोटर, उनमें से 15-16% वोटर बीजेपी वाली सीटों पर तो इंटेक्ट रहते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड वाली सीटों पर वो 10 से 12% से ज्यादा जेडीयू के पक्ष में कन्वर्ट होने की गुंजाइश उनकी बहुत नहीं होती है। लेकिन जेडीयू के वोटर चाहे अनचाहे तरीके से, चाहे खुश होके चाहे नाराज होके, उनकी मजबूरी होती है कि वो जाकर के सीधे भारतीय जनता पार्टी को ही नीतीश कुमार के गठबंधन की वजह से वोट करें। तो यहां जेडीयू की सीटें घटने के चांसेस और चिराग मॉडल पार्ट 2 की गुंजाइश बनती है। आपने नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता माने जा रहे, प्रवक्ता है ही, नीरज कुमार का भी 2 दिन पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा। सीधा सवाल प्रशांत किशोर की फंडिंग पर उठाया। जांच की जरूरत भी महसूस की गई। जांच किसके जिम्मे है? हर जगह ईडी जाती है, प्रशांत किशोर के यहां ईडी अब तक क्यों नहीं पहुंची? इस बात को लेकर जनता दल यूनाइटेड में अंदर खाने बहुत खलबली है कि प्रशांत किशोर के यहां यदि ईडी नहीं पहुंची, ईडी अनिल देशमुख के यहां पहुंच जाती है, ईडी संजय राउत के यहां पहुंच जाती है, ईडी आम आदमी पार्टी वालों के यहां पहुंच जाती है, ईडी किसी भी विपक्षी दल के नेता के यहां पहुंच जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर के यहां ईडी क्यों नहीं जा रही है? क्या प्रशांत किशोर चिराग मॉडल पार्ट 2 बनने जा रहे हैं? इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड में पहले से एक अवधारणा बनी हुई है कि आखिर क्या कारण है कि प्रशांत किशोर की फंडिंग के सोर्स पर अब तक जांच एजेंसियां मौन साधे हुए हैं। कौन सा व्यवसाय वो करते हैं, कहां से इतने पैसे आते हैं? और अब नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सबके सामने सवाल उठाने की कोशिश की है कि पैसा कहां से आता है। स्वाभाविक है कि ये सवाल जब उठ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी पर भी एक सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप इसे सह दे रहे हैं? क्या चिराग मॉडल पार्ट 2 की बुनियाद रखी जा रही है इसलिए इन्हें फ्री छोड़ा गया है? तो एक संशय का वातावरण पहले से था और दिल्ली फतह के बाद अब जेडीयू को भी ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना सियासत में बहुत फायदेमंद नहीं होगा, नीतीश कुमार की कुर्सी जा भी सकती है। दूसरी बात जो जेडीयू के खेमे में चल रही है कि जब जेडीयू भाजपा 2010 में साथ लड़ी थी तब जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच लड़ने वाली सीटों में तकरीबन 40 सीटों का अंतर था। बिहार की 243 सीटों में से 141 सीट जेडीयू लड़ी थी
और 102 सीट भाजपा लड़ी थी। इस बार जो चुनाव होना है उसमें 40 सीटों का अंतर नहीं होगा। पिछली बार 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें केवल 5 सीटों का अंतर था। जेडीयू 115 और बीजेपी 110, तो 5 सीटें कम लड़कर भी किसी न किसी मॉडल के तहत भारतीय जनता पार्टी तो 74 तक पहुंच गई, लेकिन थोड़ा सा खेला हुआ जेडीयू के साथ, तो जेडीयू 43 पर आकर रुक गई थी। 43 एमएलए जीते थे जेडीयू के। अब जो स्थिति है कि इस बार भी वही 5-7 से ज्यादा का अंतर नहीं होगा जेडीयू और भाजपा की सीटों के बीच। और जेडीयू और भाजपा के बीच जब 5-7 से ज्यादा का अंतर नहीं होगा तो नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने वोट बैंक के साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी तो बिग ब्रदर बन जाएगी गठबंधन में। जेडीयू कहां जाएगी? 43 से बढ़ के 60 होगी, 70 होगी, क्योंकि कुछ सीटों पर खेला होना तय है। प्रशांत किशोर की राजनीति जो दिख रही है उसमें कम से कम जो अभी दिखाई दे रहा है वो क्या है? जेडीयू वाली सीटों पर अपर कास्ट के वोटर में, यानी जनरल कैटेगरी के वोटर जिनको बीजेपी अपना वोटर मानती है, उसमें सेंधमारी। आरजेडी वाली सीटों पर, आरजेडी में जहां आरजेडी के अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं है वहां अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़ा कर, जैसे बेलागंज के बाई इलेक्शन में खड़ा किया गया था, उसमें सेंधमारी। तो सेंधमारी की कोशिशें जेडीयू और आरजेडी वाली सीटों पर ज्यादा दिखाई देती है, और यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड अभी चिंतित दिखाई दे रही है। अब जरा इसके आगे की परिस्थितियों को देखते हैं। 2010 में जैसा कि मैंने बताया 40 सीटें ज्यादा थी, जेडीयू का स्ट्राइक रेट अच्छा था लेकिन भाजपा का सबसे अच्छा था। भाजपा का स्ट्राइक रेट 90% के आसपास का था, जबकि जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट 82% के आसपास था। लेकिन 40 सीटें ज्यादा लड़ी थी तो 24 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब हुई थी। भाजपा 91 और जेडीयू 115। आज तो 115 सीट लड़ने के लिए मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 115 जीतने की जेडीयू सोच भी नहीं सकती। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी वही स्थिति है कि उसके पास एक ठीक ठाक वोट बैंक तो है, लेकिन उस वोट बैंक के विरोध में खड़े एक बहुत बड़े बिहार के समाज की जो हकीकत है, वो राजद के पास जितनी ताकत है उसके खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन की बहुत बड़ी गुंजाइश होती है। जब नीतीश कुमार साथ होते हैं तब क्या होता है? तब यही होता है कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे तो ये आशंका जेडीयू के वोटर को, या वो वोटर जो लालू यादव के परिवार का शासन बिहार में नहीं चाहता है, उसके सामने दुविधा नहीं होती और वो निश्चिंत होकर के इस गठबंधन को भी वोट दे देता है। राजद जदयू का गठबंधन 2015 में 3/4 सीटों तक पहुंचा था, 75% के आसपास सीटें उसने जीत ली थी। तो ये स्थिति जो अब बनी हुई है, और जेडीयू को बखूबी पता है कि कास्ट सेंसस के बाद, बिहार के जातिगत जनगणना के बाद, अब यदि जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 25-30 विधायक जिताने मुश्किल होंगे। और अब यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा तो यह भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि राजद के लिए 25-30 विधायक जिताने मुश्किल हो जाएंगे। और इन दोनों ही परिस्थितियों में राजद के साथ जाने का फायदा एक जेडीयू को यह दिखाई दे रहा है कि वहां पर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की तादाद 75, 80 या 80 प्लस आराम से जा सकती है, 85 प्लस भी जा सकती है 100 सीटों पर चुनाव लड़कर। लेकिन भाजपा के साथ चुनाव लड़ने पर किसी भी कीमत पर उतनी नहीं होगी, क्योंकि भाजपा अपने 13-14% वोटों से 13-14% वोटों से जेडीयू वाली सीटों पर समर्थन जुटाएगी, और राष्ट्रीय जनता दल अपनी लगभग 30-32% वोटों के बूते समर्थन जुटाएगा। तो स्वाभाविक है कि वो स्ट्राइक रेट, पिछली बार जनता दल यूनाइटेड से कैंडिडेट सिलेक्शन में गलतियां भी हुई 15 में, तब भी 100 लड़कर 71 सीटें जीती थी, यानी 71% सीटों का स्ट्राइक रेट था उसका। आज की स्थिति उससे काफी आगे जाने की है, ये बात भी जेडीयू को दिखाई दे रही है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी की रणनीति, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, और देश की राजनीति को कांग्रेस बनाम भाजपा ले जाने की जो कोशिश है, उसको बिहार में जो अब तक रोक के रखने का काम जेडीयू और आरजेडी ने किया है। और मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक दोनों ने पिछले 35-40 सालों से आपसी सहमति से किया है। ऐसा नहीं है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जब एक दूसरे के विरोध में थे तो वाकई विरोध में थे। यह पूरी स्ट्रेटजी थी
कि बीजेपी को कैसे रोक के रखना है और कांग्रेस को कैसे रोक के रखना है। तो इसमें दोनों ने अब तक जो कामयाबी हासिल की है, ये कामयाबी कहीं कहीं इसकी मियाद पूरी ना हो जाए, ये खतरा ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिल्ली की तरह, दिल्ली में बफर जोन को हटा दिया गया आम आदमी पार्टी को। अब तय है कि आगे जो चुनावी लड़ाई होगी कांग्रेस बनाम भाजपा होगी। अभी भी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों को यह बात जरूर लगता है कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा यदि साफ होगा, तो लोकसभा चुनाव में राजद के कोर वोटर का बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ झुकेगा और लोकसभा चुनाव आते आते नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी शायद इस लायक न रहे कि वो सक्रिय भूमिका निभा सके, तो उनके कोर वोटर का भी एक बड़ा हिस्सा जाति जनगणना का समर्थन करने के कारण, आरक्षण की मांग का समर्थन करने के कारण कांग्रेस की तरफ आकर्षित होगा। ये कांग्रेस के थिंक टैंक के बड़े हिस्से को दिखाई दे रहा है। तो क्या दिल्ली वाला खेल बिहार में होगा? यह भी एक सवाल है। अक्सर आरजेडी के लोग इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस यदि 70 सीटों की मांग पर अड़ेगी तो कांग्रेस को 70 सीटें देने से तो ज्यादा बेहतर है कि जनता दल यूनाइटेड को ही 100 सीटें दे दी जाए और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ लिया जाए। उप मुख्यमंत्री पद तो मिल ही जाएगा राजद को। वो परिस्थितियां और आज जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बयान दिया, वो बयान ये था कि दिल्ली का मतलब ये नहीं है कि बिहार समझ में आ जाएगा, बिहार उनको समझ में नहीं आएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी को अभी बिहार समझ में नहीं आएगा। तो इस बयान के मायने हैं, जो तेजस्वी यादव अब तक कहते थे कि वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लालू यादव निमंत्रण देते थे तब भी उन्हें स्वीकार करने में दिक्कत थी, अब उन्हें स्वीकार करने में संभवतः दिक्कत ना हो, क्योंकि बिहार की सियासत में दीवार पर लिखी हुई इबारत एकदम साफ दिखाई देती है कि 3 राजनीतिक ताकतें हैं, 3 में 2 एक तरफ जिधर रहेंगे, पलड़ा उधर एक तरफा झुकेगा, और पलड़ा जब उधर एक तरफा झुकेगा तो क्यों ना उस पलड़े को अपने पक्ष में झुकाया जाए। क्योंकि याद रखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छीनी तो जनता दल यूनाइटेड का खत्म होना तो तय है। जैसे प्रफुल्ल कुमार महंत की पार्टी खत्म हो गई, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक खात्मा होना तय है सत्ता छीनने के साथ। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का खात्मा होगा तो साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं बच पाएगी, ये बात भी तय है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भाजपा के सामने खड़ी रहेगी। अब बिहार के वोटर्स का मिजाज उस दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है। ये एकदम क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी की सीधी रणनीति है दलित वर्ग, महादलित, सवर्ण और अल्पसंख्यक के एक बड़े हिस्से को 2025 में जुटाया जाए, और जब नीतीश कुमार राजनीति के ढलान पर 2027, 28, 29 आते आए, यानी लोकसभा चुनाव तक, फिर उनके अति पिछड़े जनाधार को भी अपने पाले में लाया जाए। वो उनकी स्ट्रेटजी है। बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि नीतीश कुमार को किनारे किया जाए तो अधिकांश वोटरों को चुनावी हिंदुत्व की बिसात पर खड़ा किया जाए। तो दोनों तरफ से जो तैयारी है उसने बिहार के इन दोनों पार्टियों को, राजद और जदयू, दोनों को राजनीतिक तौर पर असुरक्षित करने का काम किया है। और इस असुरक्षा की स्थिति में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दोनों कभी भी एक हो जाए। हो सकता है चुनाव के बाद ही एक हो, लेकिन उसमें भी पेच ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कई रणनीतिकार जो अब दबी जुबान से इस बात को स्वीकारते हैं कि पूरा फोकस चुनाव में इस बात पर होगा कि जदयू और राजद ये दोनों मिलकर भी 122 के आंकड़े के आसपास न पहुंच पाए, यानी दोनों बहुमत के आंकड़े के आसपास न पहुंच पाए। इस पर इन बीजेपी का विशेष फोकस रहने जा रहा है इस चुनाव में। जैसे महाराष्ट्र में था कि कहीं ऐसा ना हो कि महाविकास आघाड़ी को बहुमत ना मिले तो शिंदे पवार के साथ मिलकर बन जाए, तो वो नहीं हुआ। तो क्या महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होगा? बिहार में यह बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी 85-90 से ज्यादा सीटें अगर बहुत बेहतर करे तब भी नहीं जीत सकती, लेकिन 85-90 यदि बीजेपी को आ जाए तो उसका मुख्यमंत्री बनने से आज की तारीख में जहां हर तरह के संसाधन उसके पास मौजूद है, भला कौन रोक सकता है? इस बात को लालू यादव भी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं। तो आगे किस रूप में बिहार की सियासत बढ़ेगी, कुछ हफ्तों का इंतजार कीजिए,
कुछ हफ्तों में आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि दो बड़ी पार्टियों ने बिहार के दो नेताओं को असुरक्षित कर रखा है। ध्यान रखिए, नेता बिहार में दो ही हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। पार्टियां भले ही मोटे तौर पर चार हैं, लेकिन बाकी दोनों पार्टियों में कोई नेता नहीं है। न तो भाजपा में कोई नेता है पैन बिहार अपनी पहचान रखने वाले, और कांग्रेस तो कब से नेता विहीन बनी हुई है। सत्येंद्र नारायण सिंह और रामलखन सिंह यादव के बाद से ही कांग्रेस नेता विहीन है, जगन्नाथ मिश्र के बाद से ही नेता विहीन है। तो आज की परिस्थितियों में बिना नेता के बीजेपी ने दिल्ली जीत लिया, दिखाया। वसुंधरा राजे को किनारे कर बिना चेहरे के राजस्थान जीत लिया, बिना चेहरे के छत्तीसगढ़ जीत लिया। तो बिना चेहरे के जब वहां वो खेल कर सकती है, तो बिहार में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि खेल नहीं कर सकती। कई लोग ये बात कहते हुए मिलेंगे कि ये बिहार है, बिहार महाराष्ट्र नहीं है। 2020 में भी तो यही बिहार था, जहां बीजेपी ने चिराग मॉडल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करा दिया। बहुत सफलता के साथ चिराग मॉडल के तहत नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर कर दिया। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी में बीजेपी का स्लीपर सेल एक्टिव नहीं है, या उनके आसपास एक्टिव नहीं है। भला इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि एक्टिव नहीं है? निश्चित तौर पर एक्टिव है, और उसकी भूमिका से नीतीश कुमार भी वाकिफ है और लालू यादव भी वाकिफ है। तो देखते जाइए, खेल पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथ में है और नीतीश कुमार के हाथ में है। 15 मिनट की बातचीत इन दोनों की पूरे खेल की बिसात को पलट सकती है, और किस रूप में पलट सकती है, थोड़ा इंतजार कीजिए। बीजेपी, क्या नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाकर बीजेपी से 25-30 सीट ज्यादा ले जाएंगे और गठबंधन चुनाव तक इस गठबंधन में बने रहेंगे? तब तो शायद ना पलटे, अन्यथा हमेशा गुंजाइश बनी हुई है। और उसके लिए बजट सत्र बिहार का निकलने दीजिए। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री का बिहार दौरा भी हो जाने दीजिए। होता क्या है वो सब आपके सामने दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।